हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड काफ़ी गिरा हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि देखो ये 6 महीने का मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और 6 महीने के रिटर्न्स इसको देख सकते हो आप। 18.5% ये गिरा हुआ है फंड, और ये एक्चुअली मेरा फंड है और यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ। और मैं ज़्यादातर मेरी ही इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ वही शेयर्स बताता हूँ और वही स्टॉक और वही म्यूचुअल फंड भी बता रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बट जिसमें भी इन्वेस्ट किया है एज अ ट्रायल मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ मैं इन्वेस्टेड हूँ और इसमें क्या प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है। म्यूचुअल फंड भी रिस्की होता है, ऐसा नहीं है कि शेयर ही रिस्की होता है। कोई कोई बोलते हैं कि शेयर्स क्यों इतना गिर रहे हैं। देखो शेयर अगर ये 18-19% अगर गिर सकता है तो शेयर इसके डबल गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे फंड है और ये लार्ज कैप फंड है, ठीक है, ब्लू चिप फंड है। तो इतना ये गिर सकता है, तो सोच लो कि इसी के मुकाबले स्मॉल कैप फंड का क्या हाल हुआ होगा, मिड कैप फंड का क्या हाल हुआ होगा। तो इसी के मुकाबले ये तो लार्ज कैप फंड, मतलब मैं आपको उसमें शेयर्स कौन से वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये इतना बुरा हाल होता है ये शेयर मार्केट में, तो किसी में भी हो सकता है, शेयर्स के साथ भी हो सकता है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा ट्रस्ट इतना करके नहीं चल सकते कि उसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा एवरीडे बढ़ता ही जाएगा। उसमें अप एंड डाउन आएंगे, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। और फिलहाल कुछ मार्केट में इसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो उसके वजह से भी काफ़ी यहाँ पर आपको ख़राब रिटर्न्स देखने मिलते रहेंगे। और मेन चीज़ ये है कि ये रिटर्न्स तो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, जिन जिन शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर ये रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो और कोई रीज़न होता नहीं है, तो वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कौन से हैं शेयर्स वो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 60,000 एक साल में इन्वेस्ट करते तो आपको -10%, 11% का आपको रिटर्न मिलता, मतलब ख़राब रिटर्न मिलता है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और मतलब नुकसान ही होता है एक साल अगर इसमें कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते तो। और यहाँ पर इनके होल्डिंग्स बता देता हूँ कि इन्होंने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड है ये, ठीक है। ये देखो इनकी होल्डिंग्स, और यहाँ पर नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस कौन बोलता है कि इन्फोसिस ख़राब शेयर है। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड भी कितनी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है। देखो इनके इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखो 9.8%। अगर 100% इनके पास कैपिटल है, समझ लो कि 1 करोड़ रुपया है, तो उसमें से 9 यानी या 10 लाख या 9 लाख ये पकड़ लो, 9.8 यानी 9,80,000 तो इन्होंने सिर्फ इसमें लगाए हुए हैं। तो ये परसेंटेज है, तो इसमें 9%, इसमें 9%, इसमें 9%, इसमें 7.5%। तो उसी को ये अलोकेशन करते हैं कि उसी के हिसाब से पूरा फंड डाइवर्सिफाइड करते हैं। देखो एक बड़ा म्यूचुअल फंड भी एक शेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी एक सिंगल शेयर पे डिपेंड रहने से आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर देखो 43 शेयर्स है, 43 कंपनीज़ है जिसमें इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, फिर भी 18-19% का यहाँ पर 6 महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। तो इसी तरीके से होता है कि अगर किसी सिंगल शेयर में होता तो और भी ख़राब रिटर्न्स यहाँ पर देखने मिलते। तो इन्फोसिस में है, बजाज फाइनेंस है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, कोटक महिंद्रा बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, डिवीज़ लैब है, भारतीय एयरटेल है। तो ये सभी में इनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसे लगभग 43 कंपनीज़ के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में इनका 90% है, 91% है। और बाकी का डेब्ट है। डेब्ट यानी क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म फंड होते हैं जिसमें वो
कभी भी उसको बेच के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे उस तरीके का होता है। और कैश यहाँ पर, यानी कैश तो कैश ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इनका फंड एलोकेशन है। और मेन चीज़ यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ जो हुई थी वो भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये भी देख लो कि फाइनेंशियल सेक्टर में देखो उन्होंने लगभग 40% तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी में लगभग 20-21% इन्वेस्ट किया है। अदर्स में उनका 18-19% का इन्वेस्टमेंट है। और सर्विसेज में 8.8 का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर हेल्थ केयर में इनका 6.6 का इन्वेस्टमेंट है। और कंस्ट्रक्शन में 5.6 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ये। और यहाँ पर इसमें प्रॉज एंड कॉन्स भी इसमें बताए हुए हैं। तो देखो मेन चीज़ मुझे ये बताना है कि बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो, कोई भी हो, यहाँ पर हर कोई लॉस कर रहा है। तो आप आपके पोर्टफोलियो को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो, चिंता मत करो। म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉस कर रहा है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लॉस कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यही सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखो। लॉन्ग टर्म में शेयर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देते ही है। आप 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से सोचो या 5 साल 10 साल के हिसाब से सोचो, छोटा छोटा नज़रिया रखोगे तो आपको कोई बेहतर रिटर्न्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर 3 साल के हिसाब का मैं बता देता हूँ। देखो लगभग यहाँ पर 13% का तो रिटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा है, यानी ये पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल के हिसाब से अगर सोचोगे तभी भी 13%, 12-13% के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न्स आपको नज़र आएंगे। ब्लू चिप फंड होके भी, ब्लू चिप यानी अच्छे अच्छे स्टॉक होने के बावजूद भी ये 12-13% का आपको मिनिमम रिटर्न्स देते जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। 13% 14% के हिसाब से ही मेन चीज़ होती है कि आपको हर साल कंसिस्टेंटली वो रिटर्न्स आपको जनरेट करने हैं। आप बुल मार्केट में आप कमा लेते हो तो सोच लेते हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बियर मार्केट में भी कमाना आना चाहिए, हर सिचुएशन में कमाना आना चाहिए। जब जब गिरावट आती है तब तब शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी मैं इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। इस वजह से जब जब ये गिरता है तब मैं फिर से बाय करता हूँ, टॉप पे मैं बेच देता हूँ म्यूचुअल फंड, फिर यहाँ से ख़रीदना चालू कर देता हूँ। फिर अभी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से भी मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका एक जो बैड न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। मेरा उस पर क्या व्यू है, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर CNBC TV18 का ये न्यूज़ है, जिन्होंने ये बताया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक स्कैम हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ है, तो ठीक है, व्हाट वी नो सो फार एंड हाउ एक्सपर्ट इंटरप्ट इट। तो यहाँ पर फ्रंट रनिंग हुआ है एंड प्राइस रिगिंग एलिगेशंस लगे हैं एमर्ज अगेंस्ट 2 फंड मैनेजर। एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर है, उन पर ये आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने दिस शुक द सेंटिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। The fund house is undertaking a investigation into the matter and has suspended both the employees in a interview with the CNBC के साथ जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैटर क्या है ये भी बता देता हूँ कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ये इंडिया 7th लार्जेस्ट फंड है, ठीक है। और यहाँ पर हैज़ बीन in the eye of the storm since front running allegation surfaced against 2 of its fund managers, वीरेश जोशी एंड दीपक अग्रवाल। ये 2 नाम है जो फंड मैनेजर है, ये फंड चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा है कि वेयर द फॉर्मर also acted as the chief dealer। एक्सिस म्यूचुअल फंड अनाउंस द सस्पेंशन कर दिया इनका। और इनका मैटर ये है कि इन्होंने क्या किया कि अगर आपके पास कोई खबर है, ठीक है, कि ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, हेवीली इन्वेस्ट करना है, और वो शेयर फिर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड अगर सोचती है कि हमको ये शेयर में इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना है, 2%
का स्टेक लेना है, 5% का स्टेक लेना है, जो भी है, बट वो कौन से स्टॉक है उसके वजह से म्यूचुअल फंड जिस जैसे ही इन्वेस्ट कर देती है वो शेयर्स में, वो कंपनी में, तो वो स्टॉक का प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ होती है, अच्छी न्यूज़ होती है। तो उनको ये खबर जैसे ही पता चल जाती है, मतलब उन्होंने डिसाइड किया, तो उसके बाद उन्होंने वो खुद के भी अकाउंट्स में वो शेयर्स या अपने रिलेटिव्स के ज़रिए या अपने फ्रेंड्स के ज़रिए उन्होंने वो फंड में इन्वेस्ट किया या वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वहाँ से उन्होंने पैसा कमा लिया। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं होता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन्वेस्टर का सबसे पहले सोचोगे, फिर बाद में आपका। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हो तो आपका पहला वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपको इन्वेस्टर के लिए काम करना है, जिनका पैसा लगा रहे हो आप। ठीक है, उनका पहले सोचना चाहिए, खुद ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ये रूल्स में भी नहीं आता। तो उन्होंने ये चीज़ की, इसी वजह से स्कैम इसको कहा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हर कोई करता, ठीक है, तो हर ऐसा कोई करता तो फिर वो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर करे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये शेयर्स में पैसा डाला जाता है और शेयर्स को मैनिपुलेट करके और ज़्यादा, क्योंकि उस दिन वो शेयर भागने वाला है, और उसी तरीके से मतलब पहली जो फ्रंट रनिंग, मतलब पहली खबर उनको पहुंचती है और उनके बाद वो डायरेक्ट फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स के साथ वो शेयर हो जाती है। तो ये गलत है, इलीगल है, इस वजह से ये स्कैम हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा ही हर कोई करे तो फिर मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू होगा, कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी न्यूज़ के, क्योंकि उनको पता है कि किस शेयर को बढ़ाने, क्योंकि इनके पास इतना फंड होता है, इतना पैसा होता है कि अगर कोई न्यूज़ ये फैला देते हैं और उसके वजह से ये खुद का भी फंड लगा रहे, प्लस पब्लिक का भी फंड लग रहा है उस शेयर्स में, तो शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो ये मैनिपुलेट होता है और ये रॉन्ग होता है, इसी वजह से इन पर ये आरोप लगा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन, और ऑलरेडी इनको सस्पेंडेड भी किया गया है। लेकिन ये मेन चीज़ होती है, सेबी इसलिए बैठी है कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बैठी है, उनके सिक्योरिटी के लिए बैठी है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमको सेबी पे भरोसा रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट मिलने के चांसेस, शेयर मार्केट रिस्की है, रिस्क जहाँ पर है वहाँ पर ही प्रॉफिट है, रिस्क जहाँ पर नहीं वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। इससे अच्छा आप सेविंग में ही रख लो, यही आपके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। और सेविंग में भी कभी कभी क्या होता है, आपको ये भी पता रहेगा, 5 लाख रुपए तक ही आपके पैसे सेफ़ है। उसके ऊपर अगर बैंक के साथ कुछ भी हो जाता है वो आपकी जिम्मेदारी, उससे ज़्यादा रिफ़ंड या उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिल सकता, अगर आपके मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा। इस तरीके का वहाँ पर भी रिस्क है। रिस्क तो हर जगह होता है, शेयर मार्केट ही नहीं, म्यूचुअल फंड, बाकी डेफ फंड में भी बीच में आया था डेफ फंड, जिसमें लॉस हुआ था। ठीक है, बहुत लोगों को। ठीक है, तो ऐसे होते हैं, डेफ फंड में भी लॉस हो जाते हैं। तो कुछ भी फंड अगर प्रॉपरली नहीं चला, फंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, फंड मैनेजर ने कुछ किया, तो फंड भी गिर जाते हैं। या एक्चुअली डिबेंचर्स पे होते हैं मोस्ट ऑफ डेफ फंड। ठीक है, तो या फिक्स कोई बॉन्ड्स के ऊपर होते हैं, तो उस वजह से वो अगर उसके रेट में कुछ फ़र्क पड़ गया या रेट जो कम दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट जो कम देना चालू करेगा, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स कम हो जाते हैं या नेगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में हर एक चीज़ पॉसिबल है। गरीब से अमीर होना भी पॉसिबल, अमीर से गरीब भी होना पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी स्टॉक रहे, क्वालिटी म्यूचुअल फंड रहे, क्वालिटी म्यूचुअल फंड के अंदर क्वालिटी मतलब क्या होता है कि उसमें वो म्यूचुअल फंड कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पोर्शन वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सारा चीज़ें दिमाग भी लगाओगे तो मैक्सिमम आप म्यूचुअल फंड में 12%, 18%, 20% के हिसाब से ही एनुअली ग्रो करोगे। इस साल अगर 10% देता है तो अगले साल 30% देगा, कभी 15% देगा, कभी
40% देखा, इसी तरीके से ग्रोथ होगा। तो कभी अप एंड डाउन के हिसाब से सेम चीज़ शेयर मार्केट भी करती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ सही चीज़ों में इन्वेस्टेड रहना है और रिलैक्स रहना है। और मेन चीज़ है कि आपको कोई भी चैनल या कोई भी माध्यम आपको स्ट्रेस कम दे रहा है और आपको रिलैक्स ज़्यादा कर रहा है या आप में मोटिवेट कर रहा है, वो वहाँ पर आप ये कर सकते हो, उनके साथ उनको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल वो वैसा वो चीज़ कर रहा है, वो काम कर रहा है, आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और स्विंग ट्रेडिंग से और बाकी चीज़ों से अच्छा खासा प्रॉफिट करते आया हूँ। और फिलहाल ऐसी कंडीशन में भी मैं मार्केट में एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि पेशेंस से काम ले रहा हूँ और मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी यही कह रहा हूँ। और यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। मेन चीज़ है, सही टाइम पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते। सही इन्वेस्टमेंट करो, सही से वेल्थ कमाओ और ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छे से अच्छा वेल्थ आप शेयर मार्केट से कर सकते हो। और फिलहाल मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ और आप भी वही करो और ज़रूर लॉन्ग टर्म में बनेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी मेरे एक भी वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर में लगा दो, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। मेन चीज़, लोगों को करोड़पति की ज़्यादा लालच होती है, करोड़ों पैसा कमाने की लालच होती है। कोई रातों रात, कोई बड़ा इन्वेस्टर रातों रात अमीर नहीं बना है, रातों रात सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन नहीं बना है। उसको बहुत टाइम लगा है। आराम से बनेंगे, सभी लोग बनेंगे, आराम से बनेंगे। इन्वेस्टमेंट अच्छे अच्छे करके रखो, अच्छे स्टॉक लो, क्वांटिटीज़ खरीदो, अच्छे स्टॉक की क्वांटिटीज़ खरीदो। मेन चीज़ होती है कि क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी नहीं है तो आप अगर कितने भी ज़्यादा परसेंटेज कमा लोगे, क्वांटिटी कम होने की वजह से आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा, वेल्थ कम हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करती है आपका वेल्थ को, रिटर्न्स को। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि अच्छे स्टॉक, अच्छे शेयर्स क्वांटिटीज़ में खरीदो। फिलहाल स्टार्टिंग में फंड कम होने की वजह से आप क्वांटिटीज़ कम खरीदोगे, लेकिन बाद में जब ऐसे मौके आते हैं, देखो ये मौका आया, वैसे ही जब मार्केट करेक्ट होता है तब भी तो मौका आता है। तभी आपके पास पैसा होना चाहिए और वो दबा के पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के हिसाब से भी लगाओगे। महीने का थोड़ा थोड़ा लगाओ या 15 दिन में लगाओ, वीकली लगाओ, लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, सही स्टॉक में करो और कंपनी का मैनेजमेंट देखो, सारी चीज़ें देखो। और मेन चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये चीज़ तो मैं खुद आपके लिए करने के लिए बैठा ही हूँ, खुद स्टडी करता हूँ और खुद उसके बारे में रिसर्च करके ही मैं इसके बारे में बताता हूँ। और वो खुद स्टॉक भी खुद भी खरीद के दिखाता हूँ और उसमें से प्रॉफिट भी करके दिखाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, कंजूसी बिल्कुल मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से करोगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।